एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का मैं शशांक पाठक हृदय से स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, कल जो हमारी आपकी क्लास रही है वह ताम्र पाषाण काल जैसे टॉपिक पर रही है। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। कई सारे स्टूडेंट्स जो आज दोबारा से जुड़े हुए हैं अपने से, उनको मैं एक बार फिर से इस टॉपिक के बारे में जिसको हमें आज पढ़ाना है आपको संक्षिप्त में आपको बता देता हूं। देखिए, नवपाषाण काल नियोलिथिक एज के बाद जो है जिस सभ्यता और संस्कृति को आगे चल कर के हम पढ़ेंगे, उनमें से एक सभ्यता और एक संस्कृति दो को अलग अलग देखते हुए अपने को चलना है। क्योंकि नवपाषाण काल में सरप्लस फूड प्रोडक्शन हुआ, अधिक उत्पादन हुआ, तो उसकी वजह से जो है हिंदुस्तान में कई जगह पर जो है आप देखेंगे कि एक विकसित ग्रामीण जो है व्यवस्था को देखने को अपने को मिला। आप देखेंगे कि पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में, यानी कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में जो है सभ्यता का विस्तार हुआ। वहीं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान कि कुछ अलग इलाकों में एक अलग प्रकार की संस्कृति का जो है विकास देखने को मिला। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बनास नदी के किनारे जिन विकसित गांवों का विकास हुआ, उनको हम जो है ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत देखते हैं। और वहीं पर सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों के आसपास जिस जो है विकसित ग्रामीण अवस्था का विकास हुआ, जो आगे चल करके नगरीकरण को प्राप्त कर लिया, उसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में देखते हैं। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, वह ताम्रपाषाण काल के बाद का चैप्टर होता है। तो उससे पहले हमें जो है आप को ये बताना है कि जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जो गांव डेवलप अवस्था में रहे हैं उसके बारे में, यानी कि हम बात कर रहे हैं इन तीनों जगहों के जो विकसित गांव रहे हैं, उनको जिस संस्कृति के अंतर्गत हमें रखना है वह ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। सीधी सी बात करें, थोड़ा सा बात उलझ रही है, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि नवपाषाण काल के बाद जो है एक तरफ पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में एक संस्कृति देखने को मिलती है और वहीं दूसरी तरफ राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में एक अलग प्रकार की संस्कृति को देखने को मिलती है। जहां राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की जो संस्कृति थी, इन तीनों जगहों की संस्कृतियों में कई सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी कि एक समान थी। इसलिए इनको एक साथ मिला करके एक नई संस्कृति के रूप में देखा गया, जिसे हम ताम्रपाषाणिक कल्चर कहते हैं। हालांकि अभी हम थोड़ी देर में ताम्रपाषाण काल के बारे में क्लियर बात करते हैं। वहीं जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में जिस संस्कृति को हमने देखा, वह संस्कृति ग्रामीण अवस्था से ऊपर उठते हुए नगरीकरण को प्राप्त कर लिया और उसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता के रूप में देखते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि नियोलिथिक एज यानी कि नवपाषाण काल के बाद हम चालकोलिथिक कल्चर या ताम्रपाषाण काल को ही क्यों पढ़ते हैं? तो हम आपको बता दें, ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत जिन संस्कृतियों को हम पढ़ते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति, राजस्थान में हाड़ यानी बनास संस्कृति और महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति। दरअसल इन सभी संस्कृतियों में जो है यहाँ के जो लोग थे, उन्होंने स्टोन के साथ साथ तांबे का प्रयोग किया, पत्थर के साथ साथ तांबे यानी कि कॉपर का प्रयोग किया। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देखेंगे वहाँ पर मानव ने कांस्य यानी कि ब्रोंज का प्रयोग किया। तो चूंकि जो ब्रोंज होता है, कांस्य होता है, वह तांबा और टीन इन दोनों को मिला करके बनाया जाता है। तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि कांस्य से पहले तांबा रहा, इसलिए हम तांबे की संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए ताम्रपाषाण काल को आप देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले पढ़ा जाता है। एक बात और हम आपको क्लियर करना चाहते हैं। आप यहाँ पर इस बात को देखेंगे, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता का टाइम और ताम्रपाषाण काल का टाइम कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। यह आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता, और इसका टाइम पीरियड वैसे जो सामान्य रूप से माना जाएगा 2350 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक। और दूसरा जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, इसको हम ताम्रपाषाण काल कहते हैं। ताम्रपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है, वैसे सामान्यतः बुकों में या इतिहासकारों ने अलग अलग डेट माना है, बट जो जनरल डेट आपको बताया जाता है वह इस प्रकार है, 2800 ईसा पूर्व से लेकर के जो है 700 ईसा पूर्व तक। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ताम्रपाषाण काल 2800 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईसा पूर्व चला। इसी टाइम आप इस बात को देख पा रहे होंगे कि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखा जाता है। यानी कि नवपाषाण काल के बाद
दो प्रकार की जो है संस्कृति और सभ्यता को देखने को मिला। एक तरफ आप जो है यहाँ संस्कृति को देख रहे हैं और दूसरी तरफ आप जो है सभ्यता को देख रहे हैं। संस्कृति और सभ्यता में क्या डिफरेंस है इसको हम आगे की क्लास में आपको बताएंगे, बट इतना हम आपको बता दें कि नियोलिथिक एज के बाद जो है दो टॉपिक होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन और ताम्रपाषाण काल। तो आज हम ताम्रपाषाण काल के बारे में जो है आगे की तरफ देखते हैं और इस बात को समझते हैं। कल की क्लास में हमने कई सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर किए थे। आज हम जो है इसी संस्कृति के अंतर्गत सबसे पहले हम इनके पूरा स्थल यानी कि प्लेस को देखेंगे और उन सभी प्लेस में किस प्रकार की भिन्नता देखने को मिल रही है। हालांकि हम आपको बता दें जिस संस्कृति के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और जिस संस्कृति के प्लेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उन सभी जगहों पर कई सारी समानताएँ देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ अंतर आपको जो देखने को मिलेगा वह अभी आपको यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है ताम्रपाषाण काल, इसी को हम चालकोलिथिक संस्कृति कहते हैं। देखिए ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथिक कल्चर क्यों कहते हैं, कल हमने आपको बताया था कि जो चालकोलिथिक है वह दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तरफ आप देख पा रहे होंगे चालको और दूसरी तरफ लिखा हुआ है लिथिक। चालको का मतलब होता है ताम्र, तांबा, कॉपर, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, यानी कि वह काल जिस समय मानव ने तांबे के साथ साथ पत्थर के उपकरणों का भी प्रयोग किया वह काल जो है ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। आइए अब इस यहाँ पर कई सारी बातों को हम देखेंगे। देखिए लिखा क्या हुआ है, ताम्रपाषाण काल इतिहास। ताम्रपाषाण काल इतिहास का वह काल है जिस काल में मानव ताम्र और पत्थर से निर्मित औजार का प्रयोग अपने हित में अधिकता से किया। ताम्रपाषाण काल में मानव जीवन कृषि, पशुपालन एवं ग्रामीण अवस्था से गुजर रहा था। भारत में सिंधु क्षेत्र के बाहर अनेक ग्रामीण संस्कृतियों के दर्शन होते हैं। देखिए हमने आपको बताया था ना कि जो सिंधु है, सिंधु क्षेत्र के बाहर, ठीक है, तो जब यहाँ पर सिंधु क्षेत्र के बाहर की बात कही जा रही है तो आप यहाँ पर देखेंगे सिंधु क्षेत्र के बाहर यानी कि सिंधु क्षेत्र में कोई और संस्कृति रही होगी। हालांकि उसको हम सभ्यता बोलते हैं, हम आगे क्लियर करेंगे कि सिविलाइजेशन एंड कल्चर में क्या डिफरेंस है। तो सिंधु क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में जो है इसी कल्चर को हम देख पाते हैं जिसके हम ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति कहते हैं। सिंधु क्षेत्र में इस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता चल रही थी। तो चूंकि अभी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ताम्रपाषाण काल के बारे में, तो हम आगे की बात करते हैं। आप यहां पर इस पॉइंट को देखेंगे, इन ग्रामीण संस्कृतियों को ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति कहा गया क्योंकि इन संस्कृतियों के लोग ताम्र के साथ साथ पाषाण का भी प्रयोग करते थे। यहां पर आपको एक इमेज दिखाया गया है, आप यहां पर देखेंगे कि जिस तरह से ये मानव जीवन आपको दिख रहा है, आप इसी अवस्था में जो है आप समझ सकते हैं कि ताम्रपाषाण काल के लोग थे। देखिए यहाँ पर आपको जो है कृषि का कुछ साक्ष्य दिख रहा है। यहाँ पर देखिए कॉपर वगैरह बनाने की विधि आपको दिख रही है। इस तरह से मानव का जीवन है, मानव झोपड़ी में रहना शुरू कर दिया था। हालांकि धीरे धीरे विकास के क्रम में आगे बढ़ा और आगे चल करके जो है ईंट निर्मित मकान भी बनने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। हालांकि प्रारंभिक अवस्था में आप इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। आइए आगे की तरफ देखते हैं। आगे की पॉइंट में लिखा हुआ है ये मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के लोग थे। बिल्कुल सही है कि ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के लोग थे जिनका प्रमुख उद्यम कृषि एवं पशुपालन था। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस बात को देखेंगे, हमने आपको बताया भी था कि नियोलिथिक एज में सरप्लस फूड प्रोडक्शन होता है और जिससे चल करके जो है स्थायी रूप से गाँव बसने शुरू हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब सरप्लस फूड प्रोडक्शन हुआ, स्थायी रूप से गाँव बसने शुरू हो गए, तो निश्चित रूप से ताम्रपाषाण काल में जो है फर्स्ट प्रायोरिटी मानव के द्वारा जो है कृषि को दी जाएगी। और हमने ये भी आपको बताया था कि जब मानव एग्रीकल्चर को फर्स्ट प्रायोरिटी यानी कि पहली प्राथमिकता देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पशुपालन या शिकार करना छोड़ दिया है। पशुपालन भी करता है, शिकार भी करता है, लेकिन उसका जो प्रायोरिटी है वह बदल जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कृषि इनका फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसी कारण से आप देखेंगे इन्हें पशुचारी एवं कृषक समुदाय कहा जा सकता है। इनका निवास पर्वतीय क्षेत्र, समतल मैदान और नदियों के किनारे था। इतिहासकारों ने इस ग्रामीण संस्कृति की समय सीमा का विस्तार नवपाषाण काल के अंतिम चरण से, यहां पर आप यहां पर भी इस बात को समझ सकते हैं कि नवपाषाण काल के
नवपाषाण काल के अंतिम चरण से लेकर प्रारंभिक वैदिक काल तक माना है, क्योंकि इसके टाइम पीरियड को, हालांकि यहां पर देखिए, यहां पर 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के मध्य लिखा गया है। हम आपको फिर बता रहे हैं कि इतिहासकारों में डेट को लेकर के कई तरह की बातें होती हैं। एक सामान्य सी बात होती है कि कई किताबों में 2800 ईसा पूर्व से लेकर के जो है 1400 ईसा पूर्व, कहीं पर 700 ईसा पूर्व लिखा गया है। तो चूंकि एंशिएंट इंडिया के इस टाइम में जो टाइम पीरियड होता है उसको लगभग मान करके माना जाता है, ठीक है। तो 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक इस संस्कृति का विस्तार रूप देखा जा सकता है। आप यहां पर आप इसको भी देख सकते हैं कि ताम्रपाषाण काल में किस तरह के जो है तांबे के जो है ताम्र निर्मित वस्तुएं बनती थी। तो आप यहां पर इस प्रकार के जो है टूल्स को और उपकरण को देख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। ताम्रपाषाण युग के स्थल, अब देखिए कि कहां कहां काल के जो है स्थल प्लेस प्राप्त हो रहे हैं। तो आप देखेंगे सबसे ऊपर आप देखेंगे कि बलूचिस्तान में मेहरगढ़, नाल, कुल्ली और क्वेटा। तो आप यहां पर जो प्लेस देख रहे हैं बलूचिस्तान में, आप देखेंगे तो बलूचिस्तान में ये सारे प्लेस हैं जो है मेहरगढ़, नाल, कुल्ली, क्वेटा। वहीं अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में बीरभूम, वर्धमान, मिदनापुर। बिहार की बात करें तो बिहार में चिरांद। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में अतरंजी, खेड़ा, ठीक है। इसके बाद आप यहां देखेंगे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरंड, नौदा टोली, ठीक है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में जोरवे, ठीक है, यहां पर जोरवे, नेवासा, दायमाबाद, इनामगांव, ठीक। राजस्थान में अहाड़, गिलुंद, बालाथल, ठीक है। और सिंध में आमरी, कोटदीजी। लेकिन इतने सारे प्लेस हैं, इन सारे प्लेस को आपको याद नहीं करना होता है, ठीक है। इतने सारे प्लेस आप याद करेंगे तो बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। हम आपको यहां पर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत निम्न प्लेस को आप जो है पॉइंट आउट कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में मालवा और कायथा, ये आपको ध्यान होना चाहिए। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में जोरवे, ठीक है, और दायमाबाद। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में अहाड़, ठीक है। तो ये जो सारे प्लेस, 3 प्लेस हैं, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। हालांकि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के अंतर्गत हम 3 जो है संस्कृतियों को पढ़ते हैं। एक मालवा संस्कृति, ठीक है, दूसरा अहाड़ संस्कृति और तीसरा जोरवे संस्कृति। मालवा संस्कृति जो है वह मध्य प्रदेश के छोटे छोटी संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करती है। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र के इन छोटे छोटे संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं पर अहाड़ संस्कृति राजस्थान के इन छोटे छोटे संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस तरीके से आपको मालवा कल्चर, ठीक है, जोरवे कल्चर और अहाड़ कल्चर को ही समझना होगा। अब ये सारी बातें क्लियर होंगी कि जो है अहाड़ संस्कृति में क्या अलग कुछ मुख्य विशेषता थी, ठीक है, महाराष्ट्र के जोरवे संस्कृति में क्या कुछ अलग विशेषता थी और मध्य प्रदेश के मालवा संस्कृति में क्या कुछ अलग विशेषता थी। यहां देखिए पहला अहाड़ संस्कृति, ठीक है। चूंकि अहाड़ संस्कृति जो है बनास नदी के किनारे फली फूली, इसीलिए इसे बनास संस्कृति के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। यहां पर डेट दिया हुआ है 2800 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व। मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूं कि डेट को लेकर के बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि एंशिएंट इंडिया में मौर्य काल से पहले के जो डेट होते हैं आपसे बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं। यहां सिर्फ आपको इतना समझना है कि लगभग इन समयों के मध्य जो है इस प्रकार की संस्कृति जो है हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में देखी जा सकती है। तो आइए अहाड़ संस्कृति यानी कि बनास संस्कृति के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो आपके एग्जाम्स में पॉइंट आउट किए जाते हैं, बनते हैं, उन पर बात करते हैं, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं लिखा है अहाड़ संस्कृति बनास नदी के किनारे विकसित ग्रामीण संस्कृति थी। बिल्कुल ग्रामीण संस्कृति थी, इसीलिए इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल बनास नदी के किनारे चूंकि यह संस्कृति फली फूली, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। यह संस्कृति अन्य क्षेत्रीय संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करती थी। जैसे अभी हमने आपको बताया कि राजस्थान में अहाड़ के अलावा कई ऐसी अन्य छोटी छोटी संस्कृतियां थी, तो हमने आपको बताया कि उन संस्कृतियों का जो है यह मुख्य संस्कृति के रूप में, यानी कि यह एक तरीके से उन सब का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक। जैसे गिलुंड, बालाथल इत्यादि। तो गिलुंड और बालाथल इस बड़े संस्कृति के अंतर्गत छोटे छोटे पुरा स्थल थे। अहाड़ संस्कृति को ताम्रवदी कहा गया है क्योंकि यहां से बड़ी मात्रा में तांबा मिलता था, ठीक है। इस संस्कृति के अंतर्गत गिलुंड नामक स्थान से पकी हुई ईंटों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। देखिए यहां पर हम आपको एक बात बता दें जिसको आपको बड़ी गंभीरता से समझना है। इस पूरे जो है पॉइंट्स आउट जो किए गए हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपको यहां पर ध्यान देना है कि अहाड़ संस्कृति को ताम्रवदी कहा गया है। क्यों? क्योंकि यहां से बड़ी मात्रा में तांबा मिलता था। कई बार पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल सिविल सर्विस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये लाइन सीधे आ जाती है। हाँ, अगर आप
हो सकता है कि एग्जाम का स्टैंडर्ड थोड़ा सा और बेहतर हुआ, तो इस पॉइंट्स को भी आपको याद रखना होगा कि तांबा तो प्राप्त होता ही है, साथ ही इसी संस्कृति के अंतर्गत जो गिलुंड नामक पूरा स्थल है वहां से जो है पकी हुई ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस पॉइंट को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, आइए आगे की बात करते हैं। मालवा संस्कृति 1900 ईसा पूर्व से लेकर के 1400 ईसा पूर्व के मध्य संस्कृति फली फूली। यह संस्कृति मध्य प्रदेश के ग्रामीण संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती थी। मालवा संस्कृति जिन ग्रामीण संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करता है उनमें कायथा एवं नौदा टोली का विशेष स्थान है। हमने आपको फिर बताया कि मध्य प्रदेश में मालवा के अलावा कायथा एवं नौदा टोली भी पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं। चूंकि जो मालवा है वह कायथा एवं नौदा टोली का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, इसीलिए जो है मध्य प्रदेश की संस्कृति को मालवा संस्कृति के रूप में जाना गया। ठीक है, अब आगे देखिएगा कि जहां आहार संस्कृति, देखिए यहां पर इस बात को क्लियर किया गया है कि जहां आहार संस्कृति तांबे के लिए विख्यात था, वहीं मालवा संस्कृति मृदभांड यानी कि मिट्टी के बने बर्तन के लिए विख्यात था। इस काल में प्रायः मिट्टी के बर्तन ही बनते थे। देखिए हर संस्कृति की अपनी अलग अलग पहचान है। आहार ताम्र निर्मित, तांबे से निर्मित बहुत सारे प्रोडक्ट के रूप में जाना गया, वही मालवा जो है मिट्टी के बर्तन यानी कि मृदभांड मिट्टी के बर्तन के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध रहा। ठीक है, आगे की बात को देखते हैं। जोरवे संस्कृति, वहां पर जैरवे लिखा हुआ है, थोड़ा सा उसमें मिस्टेक है, जोरवे कल्चर है। यह संस्कृति महाराष्ट्र की ग्रामीण संस्कृति का परिचायक है। यह महाराष्ट्र की ग्रामीण संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करती थी। उन क्षेत्रीय संस्कृतियों में नेवासा, दायमाबाद, इनाम गांव का विशेष स्थान है। यानी कि यहां पर भी आपको ध्यान देना है कि जोरवे के अलावा महाराष्ट्र में नेवासा, दायमाबाद, इनाम गांव अन्य पूरा स्थल हैं जहां से जो है ग्रामीण संस्कृति के ग्रामीण जीवन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चूंकि उनमें जोरवे इन सब का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए महाराष्ट्र की ग्रामीण संस्कृति को जोरवे संस्कृति के नाम से जाना जाता है। दायमाबाद से गैंडा, देखिए यहां पर ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं कि दायमाबाद से गैंडा, हाथी, भैंस एवं रथ चलाते हुए मनुष्य की मूर्तियां मिली हुई हैं। ठीक है, जोरवे संस्कृति की एक और मुख्य विशेषता थी कि यहां वयस्क व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत पैर का निचला हिस्सा काटकर दफनाया जाता था ताकि वे भूत ना बन सकें। हालांकि यह उनके अंधविश्वास को सूचित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पब्लिक सर्विस कमीशन में इस बात को पूछा गया है कि ताम्रपाषाण काल के लोग जो है अंधविश्वासी होते थे कि नहीं। तो हालांकि आप इस बात को देखिएगा कि आहार और मालवा से ऐसा तो कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि यहां पर यह पॉइंट आउट किया गया है कि वयस्क व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत पैर का जो निचला हिस्सा होता था उसको काट कर दफनाया जाता था। इसका मतलब यह है कि जो वयस्क व्यक्ति है वो समय से पहले उसकी डेथ हो गई है, तो उसके निचले हिस्से को, पैर को काट देंगे और उसके बाद दफन करेंगे। यानी कि जब वो भूत बनेगा तो भूत बन करके वह किसी को इसलिए नहीं परेशान कर पाएगा या कहीं जा नहीं पाएगा कि उसके पास पैर ही नहीं होगा। ये आज के समय में निश्चित रूप से हास्यास्पद बात है। ठीक है, लेकिन उस समय के मानव की सोच को भी तो आप देखिए, बहुत विकसित मानव नहीं था, लेकिन जिस अवस्था में वह था उतना पर्याप्त था। उसको लगता था कि भूत बनने के बाद यह किसी को परेशान करे कि उससे पहले किसके पैर को काट दिया जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट कई बार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है। नोट, ताम्रपाषाण काल के मानव जिन उपकरणों का प्रयोग करते थे उनमें 2 धार वाली कुल्हाड़ी, भाला, फरसा तथा 2 सिन्ही तलवार के रूप में देखा जाता है। आप अगर शुरू में ही स्लाइड के इमेज को देखे होंगे तो वहां पर आपको देखने को मिला होगा। ठीक, आगे की बात करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में आप देखेंगे तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 BC यानी कि 5000 ईसा पूर्व में किया गया, जिसका प्रमाण हमें मद्रास के अतरिम पक्कम से प्राप्त तांबे की कुल्हाड़ी से होता है। देखिए जहां पर अन्य महत्वपूर्ण बिंदु लिखा है, ये सारे पॉइंट्स आपको एकदम याद कर लेने होते हैं, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन कई बार सीधे यहीं से प्रश्न आपको पूछ लेता है। तो हमारा भी प्रयास रहता है कि आपके सामने कंटेंट में कुछ इस प्रकार से जो है आपके सामने प्रस्तुत किया जाए कि जहां आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना महसूस हो और आप यहां पर पॉइंट आउट चीज़ों को जो है अच्छे से याद कर सकें। ठीक है, आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है भारत में प्रथम बार ग्रामीण सभ्यता की स्थापना ताम्रपाषाणकालीन मानव के द्वारा की गई। इस बात को आप पहले से समझ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे हालांकि ताम्रपाषाण काल ग्रामीण संस्कृति का परिचायक है, फिर भी दैमाबाद और इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। हम आपको बता दें, कई बार हमने आपको इस बात को बताया
कि जो चालकोलिथिक एज है, ताम्रपाषाण काल है, वह ग्रामीण संस्कृति है, लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जहां से नगरीकरण के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि लिखा हुआ दैमाबाद और इनाम गांव, ये दोनों ऐसे पुरा स्थल हैं जो धीरे धीरे नगर की तरफ आगे बढ़ तो रहे थे, लेकिन पूर्ण रूप से नगर के रूप में नहीं दिख पाए और इनका अस्तित्व समाप्त हो गया। तो यहां पर आप इस बात को देख सकते हैं कि जो है नगरीकरण की तरफ आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन उस प्रक्रिया को पूरी नहीं कर पाए। नेक्स्ट, इस काल के लोग पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। हालांकि आपने देखा है कि ताम्रपाषाण काल में इससे पहले एक पूरा स्थल मिला है कि जहां पर पक्की ईंट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन एक दो साक्ष्य प्राप्त होने से जो है हम किसी बात को पूर्ण रूप में जो है नहीं कह सकते कि ये जो है परिचित ही थे। हो सकता है कि जब जिस समय पक्की ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हों या किन्हीं कारणवश वो ईंटें पक चुकी हों, जैसे भी हों, तो जब पर्याप्त मात्रा में इसके साक्ष्य प्राप्त होंगे तभी हम इस बात को स्वीकार करेंगे। ठीक, इस काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। हाँ, कई बार ये प्रश्न आया है कि ताम्रपाषाण काल के लोग किसकी पूजा करते थे, तो मातृ देवी की पूजा करते थे, शक्ति की पूजा करते थे। नेक्स्ट, नौदा टोली का उत्खनन एस.डी. सांकलिया के द्वारा कराया गया। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ताम्रपाषाण काल में मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण दिशा में दफन किया जाता था। हालांकि पूर्व पश्चिम दिशा में भी दफन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान देना है कि ताम्रपाषाण काल में मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण दिशा में दफन किया जाता था। ये वाला पॉइंट आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट ये पॉइंट आपको याद रखना है कि उत्तर से दक्षिण दिशा में दफन किया जाता था। ठीक, नेक्स्ट, इस काल में प्रयोग किए गए चित्रित मृत भांड, मिट्टी के बर्तन काले एवं लाल रंग के होते थे। देखिए, हम आपको फिर बता रहे हैं कि हमने आपको बताया था कि मृत भांड पर हमारी आपकी एक क्लास होगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत अधिक समय इसलिए हम नहीं लेंगे मृत भांड पर, क्योंकि यहाँ पर अगर हम आपको बात बताएंगे तो वहाँ पर उस चीज़ को थोड़ा सा आपको बहुत क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम जो है काफ़ी टाइम लेकर के नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उसको ध्यान दें, और जब हम इस टॉपिक पर क्लास को कंटिन्यू करेंगे मिट्टी के बर्तन मृत भांड परंपरा पर, तो वहाँ पर हम इसको क्लियर कर देंगे। बस अभी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे काले एवं लाल रंग के मृत भांड होते थे, यानी कि जो मिट्टी का बर्तन होता था उसका बाहरी हिस्सा लाल होता था, और जो कॉलर होता है ना, आप मिट्टी के बर्तन देखे होंगे, जो कॉलर होता है उसको जो है वह जो है काले रंग के रंग से रंग देते थे। कायथा पुरा स्थल से तांबे के 29 कंगन के साक्ष्य प्राप्त हुए। कई बार प्रश्न आता है कि कंगन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो कायथा पुरा स्थल से। नेक्स्ट, ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती दैमाबाद। तो ये भी कई बार प्रश्न आता है कि ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती कौन थी, तो दैमाबाद थी। इसके बाद देखिए, इस टॉपिक में आप इसको भी जो है रीड करते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि कई बार क्वेश्चन आता है कि महापाषाण संस्कृति के बारे में आप बताएं और इस प्रकार की संस्कृति कहाँ पर देखने को मिली। तो आप इस बात को समझिएगा कि महापाषाण संस्कृति विशेष करके दक्षिण भारत की संस्कृति के रूप में देखा जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत के जो लोग थे वह बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग करते थे जो है डेड बॉडी को दफन करने के लिए। तो और उनके जो तौर तरीके थे, तो उसके आधार पे जो है, चूंकि बड़े बड़े स्टोन, बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग किए, इसी कारण से जो है उस समय की जो समाज रही वहाँ पर और उनकी संस्कृति को महापाषाणी संस्कृति के रूप में जाना जा रहा है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। महापाषाण मेगालिथिक शब्द अंग्रेजी भाषा के मेगालिथ शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका तात्पर्य होता है बड़े बड़े पाषाण खंड, अर्थात जिस समय मानव अपने जीवन में बड़े बड़े पाषाण खंड का प्रयोग किया, ठीक है, तो उस समय को महापाषाण संस्कृति के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के महापाषाण खंडों का प्रयोग दक्षिण भारत में लगभग 1000 ईसा पूर्व में किया गया। इसी कारण इस काल को दक्षिण भारत के इतिहास में महापाषाण काल और इस समय की संस्कृति को महापाषाणिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सामान्यतः कई बार प्रश्न बना है कि महापाषाणिक संस्कृति उत्तर भारत की संस्कृति या दक्षिण भारत की, तो आपको बस इस बात को ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत की संस्कृति है। ठीक, आगे के पॉइंट में देखिए लिखा हुआ, ऐसा माना जाता है कि मानव इन बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग मृतकों को दफनाने के लिए कब्र के रूप में व मृतकों के स्मारक के रूप में किया जाता था। अभी थोड़ी देर पहले इस बात को हमने आपको बताया, जो यहां पर पॉइंट आउट किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु, महापाषाणी संस्कृति में अधिकांश मृतकों का आंशिक समाधान मिलता है। हालांकि कहीं कहीं पूर्ण समाधान एवं कलश समाधान के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान एवं कलश समाधान क्या होता है हम आपको बता दें। आंशिक समाधान मतलब कि आंशिक रूप से, जैसे कई बार डेड बॉडी को बाहर छोड़ दिया जाता था और कुछ दिनों के बाद जो उसको दफन कर दिया जाता था। कलश समाधान का मतलब कि डेड बॉडी को कलश में बंद कर दिया जाता था, उसके बाद दफन कर दिया जाता था। पूर्ण समाधान का मतलब कई बार डेड बॉडी को जला दिया जाता था। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन सारी बातों की परिचर्चा की गई है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम आपसे एक दो बात और करना चाह रहे हैं। हमारा प्रयास है कि बहुत जल्दबाजी में
और एक लंबी क्लास अगर हम लेते हैं तो कई सारे मैटर छूट जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का पर्सनल मैसेज भी अपने पास आया है कि सर जो है कम जो है टॉपिक बहुत बड़ा ना लिया जाए, छोटा टॉपिक कर दिया जाए और अच्छे से समझा करके किया जाए, कंटेंट पर्याप्त मात्रा में हो। तो हमने भी इस बात को स्वीकार किया और हमारा प्रयास यही रहता है कि आपके पास बेहतर कंटेंट हो। हमारी टीम पूरी काम कर रही है। कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम अपने जो है कंटेंट को भी नहीं समय पर रेडी कर पा रहे हैं, क्योंकि पहली बार ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आपका भरोसा और विश्वास था हमारे साथ, हम भी आत्मविश्वास के साथ इस कार्य में लगे हुए हैं। तो कई बार आपको देखने को मिल सकता है, हो सकता है कई बार टाइम में थोड़ा सा लेट हो, तो उसके लिए आप हमें सदैव क्षमा करते रहेंगे। हमारा प्रयास है कि आपके लिए बेहतर कंटेंट हम अवेलेबल कराएं। हो सकता है कि कुछ एक दिन के बाद आपके पास जो है डिजिटल टीवी जो आपको दिख रही है यहाँ पर स्क्रीन पर, इस पर हम ना लिखते हुए व्हाइट बोर्ड पर भी लिख करके आपको समझाएं, तो वहाँ पर भी हम आपके साथ वहाँ पर कंटिन्यू होंगे। कुछ ऐसे भी सिचुएशन बन सकते हैं कि चूँकि समयाभाव कई बार रहता है, लेकिन हम आपके प्रति प्रतिबद्ध हैं कि टाइम से आपको जो है कई सारी सब्जेक्ट्स के कई सारे पॉइंट्स को क्लियर कराएं। तो उसके लिए पहले से रिकॉर्ड लेक्चर को भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। मिला जुला करके मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जिस तरह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे और हिस्ट्री सब्जेक्ट के कई सारे महत्वपूर्ण सेगमेंट को हम आपके साथ जो है चर्चा करते रहेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। और मैं फिर आपको बता रहा हूं कि व्हाइट बोर्ड का भी मैं प्रयोग कर सकता हूं, रिकॉर्ड क्लास का भी मैं आपके लिए प्रयोग कर सकता हूं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए बेहतर होंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस क्लास से काफ़ी लाभ होगा और नेक्स्ट कल हमारी आपसे मुलाकात होगी। हाँ, कुछ विद्यार्थियों को कहना है कि सर थोड़ा सा टाइम और बढ़ाइए, तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि सही समय आने पर इस क्लास को मैं और ड्यूरेशन बढ़ा दूंगा। उसके लिए आप बिल्कुल तनाव ना लीजिए, जितना आप सोचते हैं हम भी आपके लिए उतना ही सोच रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, थैंक यू।